फॉर्म पहले पढ़ेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन करेंगे साथ साथ में, जिससे फॉर्म याद हो जाए। फॉर्म, फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन, फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन, फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन, जिससे फॉर्म याद हो जाए। क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point, find the equation of plane passing through point whose position vector is 2i minus j plus 3k, whose position vector is 2i minus j plus 3k and which is perpendicular to vector and which is perpendicular to vector and which is perpendicular to vector 3i plus 2j plus k, 3i plus 2j plus k, and also convert this equation in Cartesian form, and also convert this equation in Cartesian form। तो कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला याद करने के लिए बस बता दिया है। तुम घर पे कर सकते हो, अभी भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हो जाए, टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो क्या है आपका एक पॉइंट से पास होने वाली और जिसके नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, तो उसकी इक्वेशन मतलब आपके क्या है, पहली सबसे पहली चीज ये आपका देखना चाहिए, पॉइंट दे रखा है और परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है। परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब नॉर्मल वेक्टर, तो मतलब आपके क्या है, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। तो मतलब इसकी इक्वेशन होगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या कहूँ, आर वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, आपका क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू आई प्लस वाई प्लस 1 इंटू जे प्लस जेड माइनस 3 इंटू के डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर का मतलब आपका क्या है 3i प्लस 2j प्लस के 0। ये आपकी क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म। लेकिन वेक्टर फॉर्म यूजुअली बुद्धि में जाती है, आंसर किस फॉर्म में होता है, कार्टेशियन फॉर्म में। इसको क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, आपका क्या जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस जेड, ये कितने जाएंगे, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 5 इज 0। ये आंसर सबका ठीक है। जेड माइनस 3 क्या होगा, अच्छा ये 3 था, ओके, तो फिर तो आंसर चेंज हो जाएगा, जेड माइनस 3 चेंज कर लेना, मतलब माइनस 6 प्लस 2 4 और माइनस 7। ठीक है, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से हम लोग रिलेट करते हुए करेंगे सारी चीज में। सेकंड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में याद है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या गिवन होता था, नॉर्मल फॉर्म में क्या गिवन होता था, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन होती थी, एक चीज और परपेंडिकुलर जो एंगल बनाता था, परपेंडिकुलर जो एंगल बनाता था, उस केस में आपका क्या है, नॉर्मल फॉर्म दी थी। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती थी उस केस में, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या, पी। पी हमेशा पॉजिटिव होता था और एक्स और वाई के कोएफिशिएंट क्या होते थे आपके, क्या एक्स वाई कोएफिशिएंट क्या होते थे, 1 से छोटे। तो उसी चीज को हम यहाँ पे 3D में रिलेट करें, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट 1 से छोटे, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो जाए, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या है 1, तो मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट यहाँ पे आपके क्या 1 से छोटे और सबका स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1, मतलब इनडायरेक्टली एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, और जो P वो आपकी क्या होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। सर स्क्यू लाइन के बीच में कोई एंगल होगा, नॉट कंसीडरिंग दैट पी वेक्टर। स्क्यू लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, बेटा इंटरसेक्टिंग ही नहीं है तो फिर एंगल कैसे निकलेगा, टेस्ट में था, टेस्ट में था ऐसा कुछ, कहाँ टेस्ट में था,
ये क्वेश्चन था कि बोलेंट है हाँ वो कैसे ये है हाँ स्टूडेंट्स है हाँ, नेवर अच्छा। तो नेवर हाँ तो फिर वो तो मतलब उसमें क्या है, वो तो ऐसे दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, उसमें ऑप्शन थोड़ी था एंगल होगा उसमें। लेकिन वो तो, तो स्टूडेंट्स तो फिर स्क्यू लाइंस है तो फिर उनके बीच में एंगल कैसे होगा? अगर वो यही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हाँ मतलब टेस्ट वाले ही पूछ रहे हैं वो, मल्टीपल करेक्ट था। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, करेक्शन हो जाएगा होगा यदि ऐसा कुछ हुआ तो। नेक्स्ट लिखो सेकंड, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में कब यूज करते हैं, लिख लो, व्हेन यूज, कब यूज करते हैं, व्हेन ए यूनिट वेक्टर, व्हेन ए यूनिट वेक्टर एन कैप नॉर्मल टू प्लेन, when a unit vector n cap normal to plane from origin, from origin, when a unit vector n cap normal to plane from origin and perpendicular distance of a plane from origin is given, and perpendicular distance, and perpendicular distance of plane from origin is given, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसकी नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे। मतलब नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर दे रखा है और किसी भी पॉइंट, मतलब आपका क्या है, ये कोई एक प्लेन है, अब इसमें पॉइंट नहीं दे रखा होगा, इसमें पॉइंट नहीं दे रखा होगा, इसमें आपका क्या है, नॉर्मल के अलोंग एक आपका क्या है, यूनिट वेक्टर दे रखा है, और इस कोई पॉइंट है यहां पे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी होगी, तो उस केस में आपका क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या होती है नॉर्मल फॉर्म, बताओ, तुमने तो पढ़ा है, तो लिख लो, लिख लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू ए यूनिट वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू ए यूनिट वेक्टर एन कैप एट ए डिस्टेंस p, एट ए डिस्टेंस p from origin, from origin is given by r vector dot n cap is equals to p। ये आपकी क्या है, नॉर्मल फॉर्म होती है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू n कैप, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे p क्या होता है आपका, लेंथ तो परपेंडिकुलर होगी, मतलब p शुड भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, p शुड भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, लेट्स अज्यूम करो ये एक ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट ए है, ओरिजिन पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की प्लेन पे कोई पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मैं क्या करूं, इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट मैंने मान लिया P, जिसके पोजीशन वेक्टर मैं बोल देता हूं R वेक्टर, तो ये क्या जाएगा, AP वेक्टर। अब ये AP वेक्टर है लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैं यूनिट वेक्टर अलोंग मैं निकाल सकता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, वो क्या हो जाएगा आपका, यूनिट वेक्टर आपका n कैप है और उसका मैग्नीट्यूड आपका क्या p है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी p इंटू एन कैप हुआ, p इंटू एन कैप हुआ। अब उस केस में देखो ये आपका क्या परपेंडिकुलर है, तो उस केस में वही वाला चीज हो जाएगी, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर, मतलब आपका क्या बोल सकता हूं, आपका OA वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AP वेक्टर, तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट P वेक्टर, P तो मैग्नीट्यूड है ना, P तो आपका क्या मैग्नीट्यूड है, इनटू आपका क्या हो जाएगा n कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो,
अच्छा, अब ये ए वेक्टर क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये ए वेक्टर क्या होगा। अब इसकी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है ये, तो ए वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं, इस पी के रिस्पेक्टिव में बोलूंगा ना, कोई भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस ही होती है ना, तो मतलब ए वेक्टर आपका क्या है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका पी वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूं ये डायरेक्टली हो जाएगा आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट P इंटू एन कैप इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा 0। तो इसको मैं क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो आर वेक्टर इंटू एन कैप, और P तो कांस्टेंट है, तो P तो मैं कांस्टेंट है, तो P को तो मैं बाहर ले लेता हूं, इज माइनस P तो कांस्टेंट है, और ये क्या जाएगा आपका P वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा 0। अब देखो P वेक्टर डॉट एन कैप, P वेक्टर और एन कैप दोनों एक डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल आपका क्या जाएगा आपका 0, और cos 0 की वैल्यू क्या जाएगी 1। तो मतलब मैं बोल सकता हूं आपका P इंटू आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस ये क्या बन जाएगा, आप मैग्नीट्यूड ऑफ P मतलब P स्क्वायर इज टू आपका क्या जाएगा 0। P कॉमन लेके भगा दो, P एक कॉमन लेके भगा दिया, तो क्या जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू P, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सीधा से इतनी चीज याद रखनी है कि इस पे क्या करना है, इस वेक्टर की इक्वेशंस, प्लेन की इक्वेशन जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखी है, और उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो इस केस में नॉर्मल फॉर्म में करेगा, और उसकी इक्वेशन डायरेक्टली क्या आ जाएगी आर वेक्टर डॉट एन कैप इनटू इज टू आपका क्या होगा पी। लिख लो फटाफट से लिख लो साइज में, और ये P क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म। तो मैंने क्या बोल दिया, लेट एन कैप इज इक्वल टू मैंने बोल दिया एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, क्योंकि ये तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन बताएगा आपका क्या डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। और आर वेक्टर तो आपका क्या कोस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये आपकी क्या हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। क्या सेम ही है एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा जैसी, क्योंकि कोस अल्फा मतलब एन है, इनडायरेक्टली एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन बीटा प्लस जेड कोस गामा इज इक्वल टू पी, सेम उसी टाइप की ही है। तो यहां पे क्या बोलूंगा वेयर एल एम एन आर डीसीएस ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। अब याद है वहां पे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था, नॉर्मल जो जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते थे उसमें, सबसे पहले एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी है, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके जाते थे, याद है ना, कांस्टेंट टर्म को क्या करते थे सबसे पहले राइट साइड लेके जाते थे, फिर उसके में किससे डिवाइड करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते थे, याद है साइड चीज में। तो वैसे ही सेम आपकी क्या प्रोसीजर होगी इसकी, वैसे ही सेम प्रोसीजर पूरा वैसे ही चलेगा सही साइड चीज में। लिख लो यहां तक, लिख लिया तो बताओ देन लिखो बच्चों। लिखा बच्चों, डन बोलो। वेट, हाँ हाँ मिल लो। नेक्स्ट टॉपिक, convert, method of conversion
जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म। जनरल को नॉर्मल में नहीं, जनरल को नॉर्मल में ही होगा ना, नॉर्मल को जनरल में क्यों पुश होएगा? मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म। प्लेन पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, बस थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। वेक्टर आ जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन सिर्फ कार्टेशियन बनाना होता है तो कोई इसमें कुछ नई चीज ऐड नहीं होती, सारी चीजें है, बस वेक्टर की वजह से कुछ चीजें नहीं आएंगी इसमें। थोड़ा सा वेक्टर की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग पे आ जाए, लेकिन कार्टेशियन में तो बहुत ही आसान होगा। सेम सेम फॉर्मूला लगाना था, इमेज का फॉर्मूला। इमेज वाला जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सारे फॉर्मूले 2D वाले सारे एप्लीकेबल होते हैं, बस एक 3D वाला एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। इमेज का क्वेश्चन आया था क्या सारा? तो इमेज में डायरेक्टली फॉर्मूला लगा कर दिया होगा जो 2D वाला। हाँ, लेकिन उसका कंसेप्ट भी मैंने बता दिया था, वैसे फोटो परपेंडिकुलर निकाल के वैसे भी निकाल सकते थे, दोनों तरीके से निकाल सकते थे। तो क्या करते थे, सबसे पहले ये जो जनरल इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। मैं लेट्स अज्यूम करके चलता हूं ए बी सी डी ये क्या यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ये सारे सारे ग्रेटर देन 0। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके जाते थे। कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले राइट साइड लेके जाते थे, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस डी। अब उसके बाद राइट हैंड साइड को क्या बनाता था मैं, आपका पॉजिटिव बनाता था, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाता था, ठीक है। तो यहां पे क्या करता था मैं, आपका माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ बी वाई माइनस ऑफ सी जेड इज इक्वल्स टू डी। फिर उस केस में मैं क्या करता, इनके कोएफिशिएंट मैं क्या बोलूंगा, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्टली माइनस ऑफ ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ऑफ बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस माइनस ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, आपका और ये चीज हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा उसकी डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो तो ये थी ना, डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, एक इसमें जो कार्टेशियन इक्वेशन में आपको एक चीज पता है, किसी भी लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन और माइनस एल माइनस एम और माइनस एम दोनों होती है, तो कार्टेशियन फॉर्म में ये फ्रीडम है कार्टेशियन फॉर्म में कि मैं इन सारी चीजों को मैं पॉजिटिव नहीं भी बनाऊं तो भी काम चल जाएगा। मैं यदि इसको ये भी बोलता ए अपॉन, माइनस भी उधर लेके बोलता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल्स टू डी। ये भी मैं क्या बोलूं, नॉर्मल इक्वेशन बोल सकता हूं। रीजन, क्योंकि किसी भी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन में एल एम एन और माइनस एल माइनस एम और माइनस एन दोनों आपकी क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन होती है। तो कार्टेशियन में चल सकता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा। वेक्टर फॉर्म में तो वी हैव टू मेक RHS पॉजिटिव ऑलवेज। वहां पे मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है, वहां पे तो मुझे प्रॉपर तरीका करना है। इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है कि कार्टेशियन फॉर्म में आप नहीं भी करोगे ना तो एक बार काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एलएमएन और माइनस एलएमएन दोनों आपके क्या डायरेक्शन कोसाइन होती है, तो कार्टेशियन फॉर्म में फिर भी चल जाता है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में ऐसा नहीं चलेगा, वेक्टर फॉर्म में तो मुझे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मतलब ऐसा लिख सकते हो तुम लोग कि कार्टेशियन फॉर्म में नहीं भी चेंज किया तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों में क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन कर लेते हैं।
लिख लिया बच्चों, ये ऑलरेडी आता है, इसमें कुछ नया सिखाने वाला है नहीं। लिखा तो डन लिखो। प्लेन में मेरे को बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है, क्योंकि प्लेन वही है, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन ही है, बस रिवीजन करवाना थोड़ा थोड़ा फॉर्म को बताते हुए। लिखा तो डन लिखो, आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, कार्टेशियन का मैं नहीं करा रहा हूं, वेक्टर वाला करवा देता हूं। कार्टेशियन का मैं नहीं करा रहा हूं, वेक्टर वाला मैं करवा देता हूं। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, वेक्टर वाला मैं करवा देता हूं, कार्टेशियन वाला मैं होमवर्क दे दूंगा आपको। क्वेश्चन, लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन is r vector dot 6i minus 3j minus 2k plus 1 is equals to 0. Then find perpendicular distance of plane from origin and also find DCS of this perpendicular. ये अभी कर लेते हैं, इसमें अपन को ध्यान रखना है। एक होमवर्क देता हूं, होमवर्क क्वेश्चन, find the equation of plane 3x minus 2y plus 6z plus 5 is equals to 0 into normal form, and also find DCS of its perpendicular. अब इजी से क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछा भी गया है ऐसा नॉर्मल में डायरेक्टली कन्वर्जन पे। आगे होगा पहले का सर, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं बोलूं आर वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j प्लस माइनस 2k इजिकल्स टू माइनस 1। तो ये मतलब आर वेक्टर डॉट एन कैप इजिकल्स टू डी टाइप के है, लेकिन ये पी टाइप का, तो पी लेंथ तो परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि मेरे को लेंथ तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये तो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या चाहिए? -1 से डिवाइड कर दो, तो -1 इसके तो प्रॉब्लम नहीं होगी, -1 क्या करेगा? इसको अफेक्ट करेगा। तो आर वेक्टर डॉट इसकी डायरेक्शन अपोजिट्स -6i प्लस 3j प्लस 2k इजिकल्स टू आपका क्या आएगा 1। अब इस केस में क्या करते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड क्यों कर दूंगा? क्योंकि ये तो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना होगा, तो डिवाइड करने के लिए क्या कर दूं? इसका मतलब आपका क्या है? 36 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका? √51 हो रहा है, 49 7 से क्या करते हैं? डिवाइड कर दिया, तो क्या जाएगा? आर वेक्टर डॉट -6/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप इक्वल्स टू 1/7।
तो डीसीएस क्या आ जाएंगी, डीसीएस क्या आ जाएंगी आपकी -6/7, 3/7 और 2/7, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या होगी 1/7। होमवर्क लिख लो फटाफट, दोनों नोट हो गए तो डन लिखो। आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिख लिया बच्चों, जल्दी से डन लिख दो लिखने के बाद। जाओ, कोई बात नहीं, उठा लेना आराम से। लिखा बच्चों? नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं इस पे, फिर एक इसका एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में, वो वाला भी पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड, तुम लोगों ने कल के पेपर में भी देख लिया होगा, और पुराना कोई भी पेपर उठा के देखोगे ना, जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वही आएंगे। क्लास में मैं जैसा गया था उसी टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा इसमें। जो जो चीजें स्टैंडर्ड है वही चीजें पूछी जाएंगी, कहीं नहीं पूछी जाएंगी। आप किसी भी पेपर जगह पे देखोगे ना, तो उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं तुम लोगों को, बस पढ़ना है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, अपना आप बन जाएगा अपना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन। लेट ए वेक्टर ए, ए वेक्टर ए, ए वेक्टर एन वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर एन वेक्टर of magnitude, a vector n vector of magnitude 8 unit is inclined with x axis and y axis at angle, inclined with x axis and y axis at angle 45 degree and 60 degree. A vector n vector of magnitude 8 unit is inclined with x-axis and y-axis at angle 45 degree and 60 degree and some angle at z-axis and some angle at z-axis. लिख लिया तक? If a plane passes through point, if a plane passes through point root 2 -1 or 1, if a plane passes through point root 2 -1 or 1 and is normal to n vector, then n vector, normal to n vector, then find its equation in vector form। मतलब प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप क्या आप नॉर्मल फॉर्म भी ले सकते हो, या फिर आप वो भी यूज कर सकते हो पॉइंट फॉर्म भी। बैग उठा लो आराम से, बैग उठा लो।
सबसे पहले तो मुझे एंगल देखना पड़ेगा। तो आपका क्या है, लेट इसने बोल दिया एक्स एक्सेस के साथ अल्फा की वैल्यू क्या है 45, बीटा की वैल्यू 60 और गामा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आपका क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब 1/2, 1/√2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा 1/रूट कॉस 60, cos 60 मतलब 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कितना जाएगा आपका ये 3/4, तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 मतलब आपका क्या है 1/4। तो cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। अब प्लस माइनस 1/2 है तो दोनों हो सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो कौन सा एंगल होगा, गामा की वैल्यू या तो 60 डिग्री ले लूं या फिर 120 डिग्री लूं। अब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों पॉजिटिव में है तो हम लोग पॉजिटिव में ही ले लेते हैं, फर्स्ट क्लास उसमें ले लेते हैं, तो ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या जाएगा, आपका गामा आ जाएगा, मतलब गामा आने की वजह से क्या आ जाएगा, उसकी आपकी क्या डायरेक्शन कोसाइन आ गई। यूजुअली एक्यूट एंगल ही ले लेते हैं। अब मुझे क्या कर देता है, मैं एन वेक्टर निकाल सकता हूं। एन वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, एल अल्फा बीटा से डायरेक्शन कोसाइन, तो मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इनटू एन कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर मतलब 8 इंटू एन कैप, एन कैप का मतलब आपका कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस कॉस बीटा, वो कॉस बीटा का मतलब 1/2 इंटू जे कैप प्लस कॉस गामा का मतलब 1/2 इंटू के कैप। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो एन वेक्टर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4√2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये एन वेक्टर हो गया, ये पॉइंट से पास होने वाला है और इसके वेक्टर दे रखा है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर लिख दो, किसी का आंसर आया तो फाइनल आंसर लिख दो, किसी का आंसर आया तो मैं लिख देता हूं, नहीं तो यूजुअली बेटा एक काम कर लो, ऐसा लिख लो सम एक्यूट एंगल गामा लिख लो, सब विद एक्यूट एंगल गामा, विद सम एक्यूट एंगल गामा, विद सम एक्यूट एंगल गामा। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन बनेगी, दो बनेगी तो दोनों के हिसाब से की अलग अलग इक्वेशन आएगी, तो वहां पे चेंज कर लेते हैं, वो चेंज कर लेते हैं सम एक्यूट एंगल गामा, ऐसा कर लो सम एक्यूट एंगल गामा। अब ठीक है सात्विक, सात्विक ठीक है, फाइनल आंसर आ गया मेरे पास, आंसर मैं दे सकता हूं, सोल्व कर लो। शायद फाइनल आंसर ये है आर वेक्टर डॉट √2 आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2। क्या यही आंसर सबका, वेरीफाई करो, यही आंसर है सबका। आ गया, यस बोल दिया। बाकी लोग वेरीफाई करो, यही आंसर है क्या, वेरीफाई करो। एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कर लो, यहीं पे कर लो अभी, फटाफट आंसर आ जाएगा विद इन 40-50 सेकेंड में। फाइंड ए वेक्टर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन माइनस जे। बाबू माइनस जे कहां से होगा, ये तो प्लस प्लस है ना सारा, गड़बड़ कर रखी है तुमने, गड़बड़ की है बाबू तुमने। माइनस जे मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल के हिसाब से बता रहे हो, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट डिस्टेंस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट डिस्टेंस
8 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन which find the vector equation of plane which is at a distance 8 unit from origin and which is normal to the vector and which is normal to vector 2i plus j plus 2k। अब यहां पे कुछ बच्चे गलती करेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कॉमन सा क्वेश्चन। अब ये जो है, ये जो नॉर्मल टू वेक्टर है, ये एन वेक्टर है या एन कैप है? एन वेक्टर है या एन कैप है? देखना तो आंसर। वेरी गुड, ये आपका एन वेक्टर है। बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं, इसको एन कैप लगा के फिर डायरेक्टली कर देते हैं, लेकिन वो गलती नहीं करनी है, वो एन वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपका, इसकी पॉइंट ही ओरिजिन से डिस्टेंस, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में रखना है, बस ये गलती होती है, बस उस चीज को बताने के लिए दे रखा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखी है और उसका नॉर्मल अलोंग वेक्टर दे रखा है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू पी होती। लेकिन आपका क्या, एन वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 2i प्लस जे प्लस 2k। मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इनडायरेक्टली होता है आपका परपेंडिकुलर, नहीं मैग्नीट्यूड ये नहीं होता। P दे रखी है, P दे रखी है आपकी 8, तो मतलब इसका मतलब n कैप निकाल सकता हूं आपका क्या है, 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4, मतलब आपका क्या है 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन 3। वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। उसमें इंटरेस्ट नहीं था, बस मेरा इंटरेस्ट ये था कि स्टूडेंट ये गलती करते हैं 3 और इसकी गलती करते हैं, बस ये चीज बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है, मैं एक बार ढूंढ लेता हूं। एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है इसमें, जिसमें आपका क्या है, वही सेम वेक्टर दे रखा है और आया गया अभी क्वेश्चन, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ मेरे पास है, इसकी लैंग्वेज में कुछ कुछ हाइड किया हुआ है, बस आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या हाइड किया हुआ है। बाकी डायरेक्ट है, डायरेक्ट ही लिखना है, लेकिन लैंग्वेज में हाइड किया हुआ है। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 minus 1 3 which is the foot of perpendicular drawn from origin to plane। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा क्या है इक्वेशन, नॉर्थ डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है। इसके सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी गलती हो सकती है, छोटी छोटी, बस लॉजिकली कंसेप्चुअल मिस्टेक की वजह से गलती हो सकती है, बस इतना ही है इसमें। आगे आंसर बच्चों,
आ गया। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये प्लेन है, अब इसका कोई ओरिजिन है, उससे आपका क्या है परपेंडिकुलर, आपका क्या रखिए परपेंडिकुलर, वो फोटो परपेंडिकुलर, फोटो परपेंडिकुलर मतलब आपका क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या आपका कुछ ऐसा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहां से मैं निकाल सकता हूँ ये जो पॉइंट और ये दोनों पॉइंट है ये आपका क्या है नॉर्मल के अलोंग लाई करेंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ DCR ऑफ नॉर्मल, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्या है 2 -1 और 3 है, और ये पॉइंट और ओरिजिन आपका क्या है ऊपर है यहाँ पे 0 0 0, तो मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या जाएंगे 2 -0 और -1 -0 और 3 -0 हो जाएंगे, तो क्या जाएगा आपका 2 -1 और 3, इनडायरेक्टली वो जो पॉइंट है वही आपका क्या है डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दे रखी, उसने क्या दे रखा इस पॉइंट से पास दे रखा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दे रखी, उसने क्या बोला परपेंडिकुलर से ये दे रखा, तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो, या तो नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हो, या फिर क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें नॉर्मल के आपके क्या डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है पॉइंट फॉर्म, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, तो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म पहली फॉर्म से आप रख दो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो उस केस में जो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होता है या डायरेक्शन रेशियो चाहिए होता था, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन चाहिए था, डायरेक्शन रेशियो क्या चाहिए होता, डायरेक्शन रेशियो चाहिए होता था, तो मैं बोल सकता हूं रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो डायरेक्टली बन जाएगी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इजिकल्स टू 0, डायरेक्टली कर दूंगा, तो a का मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3 इजिकल्स टू 0, डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूँ। यूजुअली पता है स्टूडेंट्स करेक्टली चीज आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है, स्टेप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आंसर होते हैं इसमें, क्वेश्चन ऐसा कुछ डिफिकल्ट बनेगा नहीं इसमें, बस कंफ्यूज हो जाते हैं 3D में, बस उसी वजह से गड़बड़ करते हैं, तो वो चीज को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, वो थोड़े से प्रैक्टिस करोगे मेरे हिसाब से मॉड्यूल कर लोगे तो बन जाएगी सारी चीजें, मॉड्यूल के साथ कोई भी एक बुक उठा लो या फिर पुरानी ईयर के क्वेश्चन को कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक, दो फॉर्म होगी, पॉइंट फॉर्म होगी, नॉर्मल फॉर्म होगी, आगे तो छोटी 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 फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म, पैरेलल लाइंस हैगी, ये बाकी सारी चीज होगी। थर्ड लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, हेडिंग लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। लेट्स अज्यूम करो कि ये एक प्लेन है, प्लेन को मैं ऐसे टेढ़ा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 2D में आपको पता चल जाएगी प्लेन बना है, उसके ऊपर कोई पॉइंट मैंने मान लिया आपका क्या A है, B है और C पॉइंट है, इनके तीनों के पोजीशन वेक्टर मैं बोल देता हूँ A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर मैंने कोई पोजीशन वेक्टर मैंने बोल दी, ठीक है। अब उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी, तो उस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट मैंने बोल दिया, आपका क्या होगा, ये पॉइंट P बोल दिया तो R वेक्टर मैं बोल देता हूँ। अब ये चारों के चारों पॉइंट आपके क्या है कोप्लानर होंगे, कोप्लानर होंगे तभी आपके क्या प्लेन क्लाई करेंगे, मतलब किसी एक पॉइंट को पकड़ के, यूजुअली अपन ने एक को पकड़ के पहले वेक्टर को पकड़ के, तो इस पॉइंट को पकड़ के ये वेक्टर और ये वेक्टर आपका क्या होगा, आपका कोप्लानर होगा, तो मैं बोलूंगा आपका क्योंकि पॉइंट A B C lies on plane if P आपने क्या मान लिया, R वेक्टर आपका क्या, एनी पॉइंट ऑन प्लेन, तो उस केस में क्या होगा, इफ मैं बोल सकता हूं AP वेक्टर, AB वेक्टर एंड AC वेक्टर आर
कोप्लानर। और 3 वेक्टर कोप्लानर होते हैं, तो इस केस में याद क्या है, क्या होता है उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0। एपी वेक्टर का मतलब क्या होगा आपका, ये मैं बोल सकता हूं आपका आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर कोप्लानर। तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। बताओ ये जो है ये सोल्व करूंगा तो ये वेक्टर इक्वेशन देगा या कार्टेशियन इक्वेशन देगा? ये तो कार्टेशियन देगा क्योंकि स्केलर है। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए यदि मैं क्या बोलूं, ए मैंने मान लिया आपका x1 y1 z1, बी मैंने मान लिया आपका x2 y2 z2 और सी मैंने मान लिया x3 y3 z3। तो इस केस में ये बॉक्स है, तो बॉक्स का मतलब क्या होगा, आर तो आपको पता ही, आर तो मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है आपका x, y, z। तो मतलब बॉक्स का मतलब ये क्या जाएगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। लेकिन ये तो क्या हो जाएगी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। अब वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालो जल्दी से बताओ। जो आएगी नहीं, तो वो करने डायरेक्टली कर सकते हो, इतना करने की जरूरत ही नहीं। बताओ वेक्टर इक्वेशन याद करो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लानर। उस केस में एक चीज बताई थी, 3 वेक्टर कोप्लानर कब होते हैं, कोई भी वेक्टर को क्या कर सकता हूं, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो उस केस में आपका क्या जाएगा, आपका कोप्लानर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली वैसे भी यूज कर सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हो, या फिर इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इसकी मुझे वेक्टर, इसकी वेक्टर इक्वेशन की जरूरत नहीं होती, ये नॉट रिक्वायर्ड, ये कभी पूछी नहीं जाती, कभी भी पूछी भी नहीं जाती, रिक्वायर्ड ही बोल देता हूँ, कभी ऐसा पूछी भी नहीं गई है। लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ 3 वेक्टर आपके कोप्लानर है, तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 वेक्टर, या फिर आर वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूँ, तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी बोल सकता हूँ। तो दोनों चीज आप लिख सकते हो। आर वेक्टर भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आपका क्या जाएगा, आपका लेमडा आर माइनस, आर वेक्टर को ऐसा क्यों करूं, डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या है, लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इनडायरेक्टली आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हो जाएगी वेर लैम्बडा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन याद रखने की भी जरूरत नहीं, कोई काम की नहीं है, आप इसी को याद रखो क्योंकि यही फुल फॉर्म यूज करनी होगी और सबसे ज्यादा यूज यही आती है क्योंकि इससे इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 पॉइंट से। आपका प्लेन पास कर रहा है तो उस केस में मिसिंग पॉइंट दे देगा और इस टाइप की चीजें पूछ सकता है। फिर इसी कंसेप्ट से हम बाकी सारी चीजें करेंगे क्योंकि याद करो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन थी, वैसे 3D में 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन है। तो जो काम स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन करती थी, वो काम यहाँ पे 3D में 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन काम करेगा। लिख लो जल्दी से। एक प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क दूं या फिर करना है? अभी कर लेते, एक प्रैक्टिस कर लेते, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 मिनट ही लगेगी, ज्यादा ऐसा नहीं होगा। फटाफट से आंसर निकालो, फटाफट से ही आंसर निकालो, 2 मिनट ही लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा, कैसे पता चलेगा कैसे यूज करना है। क्वेश्चन है फाइंड द equation of plane passing through
पॉइंट्स ए दे दिया आपका 2,2,-1, बी दे दिया 3,4,2, सी दे दिया आपका 7,0,6 एंड ऑल्सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर दिस प्लेन मतलब एन कैप भी निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कर लो जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा। काफी टाइम ले लिया, क्या आंसर? 3x plus 8y minus 12z minus 68 equals to 0. तो टू डिवाइड भी तो करोगे ना, कॉमन लेके, कट भी हो रहा है ना। तो डायरेक्टली बोल सकता हूं, यदि इसको मैं x1 y1 z1 बोल सकता हूं, इक्वेशन क्या होगी x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और 2 प्लस 1 और 7 माइनस 2 0 माइनस 2 और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद आई थिंक मेरे पास आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 17। क्या यही आ रहा है सबका? ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। क्या यही आ रहा है? वेरीफाई कर दो बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, एन कैप। तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या जाएगा, इनडायरेक्टली इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएंगे आपके पास 5 2 और -3। तो एन वेक्टर मैं निकाल सकता हूं, एन कैप का मतलब क्या जाएगा आपका 5 प्लस 2j माइनस 3 के अपॉन 25 प्लस 4 29 29 प्लस 9 38। ये आंसर हो जाएगा सेकंड का। अच्छा, सब्जेक्टिव पेपर होता नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर होता है तो बोर्ड में इसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि प्रूव दैट 4 पॉइंट्स आपके क्या है, कोप्लानर है। तो 4 पॉइंट कोप्लानर है, कैसे प्रूव करोगे? क्या करोगे, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल दो। यदि चौथा पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाई करता है तो उस केस में वो चारों पॉइंट आपके क्या होंगे, कोप्लानर हो जाए। बाकी तो तरीका है ही ना, एक अल्टरनेट अप्रोच 4 पॉइंट कोप्लानर होने के लिए। हाँ, तो बॉक्स जीरो मतलब एक अल्टरनेट अप्रोच, ये एक्चुअल अप्रोच है कि सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस होते हैं ना बोर्ड्स वगैरह में यदि करना होता है तो एक अल्टरनेट अप्रोच मैंने बता दी। बाकी तो बॉक्स तो वैसे भी कर दोगे। तो लिख लो, एक होमवर्क लिख लो घर पे। शो दैट 4 पॉइंट्स 0 -1 -1 -4 4 and 4 4 5 1 and 3 9 4 are coplanar, and also find equation of plane containing them। अब तो यही तरीका रहेगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम ये भी निकालना है।
तो क्या करोगे, कोई भी 3 पॉइंट से पास होने वाले आपके क्या है प्लेन की इक्वेशन निकालो, 14 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो कोप्लानर, वरना नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए सिर्फ क्वेश्चन यही पूछता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 4 पॉइंट्स, तो क्या करोगे, क्या डायरेक्टली 3 पॉइंट से पास होने वाले लाइन के मैं निकाल के बोल दूं? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा गलत दे सकता है आपका, नन ऑफ दीज में एक ऑप्शन देके ही बोल सकता है, पता चले कि वो चारों पॉइंट कोप्लानर है ही नहीं और आप 3 पॉइंट को मान के आप प्लेन बना दो, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है गलत करवाने के एम से। इजी क्वेश्चन कई बार आपका गलत हो सकता है, बस वो बेसिक कंसेप्चुअल मिस्टेक करवाएगा आपका। आईटी में पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछे भी गए हुए हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल मिस्टेक की वजह से गलत करवाए हैं, तो हो सकता है ये चीज ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, कर लोगे बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म, कितनी फॉर्म होगी? 3 फॉर्म होगी। फोर्थ फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट से, तो लेट्स अज्यूम करो कि ये एक प्लेन है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ये जो लाइन है ये कोई बी वेक्टर के पैरेलल है, ये जो लाइन है ये आपका क्या सी वेक्टर के पैरेलल है। ये पॉइंट आपका क्या होगा, ए पॉइंट मैंने बोल दिया, ये मैंने बोल दी लाइन L1, L1 इसको बोल दिया और ये L2। तो बोल सकता हूं L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, L1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, बी वेक्टर के पैरेलल ए पॉइंट से पास होने वाली, तो मतलब आपकी क्या आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, और L2 की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। ये 2 इक्वेशन हो गई। अब इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन आपके गए, ये 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन को कंटेन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो क्या करोगे इस केस में? इक्वेशन निकालने के लिए मुझे आर पॉइंट मानना पड़ेगा। आर पॉइंट में क्या मानूंगा, कोई भी पॉइंट मैंने मान लिया पी, ये इसके पोजीशन वेक्टर आपके क्या है, तो मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन भी निकाल लेता हूं। तो इसका मतलब में क्या आ जाएगा, ये आपका क्या है एक प्लेन में लाइन कट करेंगे जब ये और ये क्या होगा आपके कोप्लानर होंगे। आई बात समझ में? तो लिख लो, लेट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, लेट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, 2 मेथड से बता सकते हैं, 2 मेथड से बताएंगे हम लोग। आर दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर और आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पे कोई पॉइंट मैंने मान लिया ये और ये तीनों हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा इस केस में, आपका क्या जाएगा फॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैं क्या बोल सकता हूं, आपका क्या जाएगा एपी वेक्टर, इसके ऊपर कोई पॉइंट मैं मान लेता हूं ये और ये वेक्टर आ गए, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर। तो इसका मतलब हो सकता है ए बी वेक्टर का मतलब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। ये तो एक फॉर्म में। दूसरी फॉर्म ये तो वो होगी। अब वेक्टर फॉर्म निकालना हो, तो वेक्टर फॉर्म निकालना हो तो वेक्टर फॉर्म मुझे निकालना हो, लेट्स अज्यूम करो मुझे वेक्टर फॉर्म निकालना हो, तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, पॉइंट दे रखा है, मुझे क्या चाहिए नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो मतलब दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा, यही होता है ना नॉर्मल वेक्टर। तो फिर नॉर्मल वेक्टर से अपन निकाल सकते हैं। बताओ फटाफट क्या आंसर हो गया उसका।
तो मैं क्या बोल सकता हूं, वेक्टर फॉर्म के लिए निकालना है तो मुझे क्या पता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, यही होती है, ये ले लो क्योंकि एक पॉइंट है, ए पॉइंट से पास होने वाली और एन वेक्टर की इक्वेशन क्या लूंगा अभी। अब एन वेक्टर के लिए कैसे निकालूंगा, एन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले मैं क्या निकालूं, एन कैप। एन कैप क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर डीसीएस ऑफ प्लेन इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो मैं एन कैप की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। तो ये आपका क्या एन कैप निकल जाएगा, तो उससे एन वेक्टर हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन मैं बोल सकता हूं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। अभी ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको तो मैं क्या कर दूं 0 में भेज दूं, तो मैं बोल सकता हूं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। क्या इसी चीज को मैं वापस से ये बोल सकता हूं, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मेरा एम बस वेक्टर से प्रूफ करना था कि वेक्टर दे रखा है तो वेक्टर से भी कह सकते हो आप, बॉक्स से खोलते तो भी यही आता, लेकिन मैं इस फॉर्म में बजाय इस फॉर्म में ज्यादा मैं इंटरेस्ट था क्योंकि ये डायरेक्टली डालने का तरीका होता है। आया समझ में बच्चों, हाँ ना बोलो फटाफट से। लिख लिया, अच्छा। अब यदि ये मैं इसको बोलूं आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्यों, बॉक्स प्रोडक्ट तो है सही चीज में, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इनडायरेक्टली आर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कोप्लानर है। तो इस केस में बोल सकता हूं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर बोलता हूं, और ये आपकी क्या है, इसकी इक्वेशन है। तो डायरेक्टली इससे भी आप निकाल सकते हो। इस इक्वेशन के बारे में लिखवाऊंगा, इस इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये वही सेम इक्वेशन होगी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन में वहां पे पढ़ी थी 2D में, तो लिख सकते हो। यहां तक लिख लिया बच्चों, मैं इसके बाद लिखूंगा 2 लाइन लिखूंगा, हाँ ना बोलो, मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूं। ठीक, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन containing a point and two non-collinear vectors b vector and c vector. This is also called parametric equation. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब ये मैंने क्यों बताई है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार उल्टा दे देता है, क्वेश्चन कई बार आपका क्या उल्टा दे देता है, उल्टा से ऐसा पूछता है, मान लो ये इक्वेशन दे देगा प्लेन की, अब उसके बेसिस पे क्या निकालो, परपेंडिकुलर वेक्टर या ऐसा कुछ निकालो, तो वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ये मैंने क्यों बताया, उसके लिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आज सारी प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, एंगल बिटवीन प्लेन भी हो जाएगा। कल सारी कार्टेशियन के बाकी जो 2D के रिजल्ट है मैं बोलूंगा सेम टू सेम रिजल्ट आपके क्या 3D में भी है, बस हम लोग बस लिख लेंगे। देन उसके बाद बचेगा एक छोटा सा टॉपिक लाइन एंड प्लेन, एक अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, और फिर छोटा सा टॉपिक स्फीयर। इस बार पता नहीं मेंस के पेपर में स्फीयर का क्वेश्चन क्यों दे दिया था ना, शायद स्फीयर का क्वेश्चन, अरे पता नहीं कहां से उठा लिया था। हाँ हाँ, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन स्पेयर 2009 के बाद से है नहीं सिलेबस में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, किसका क्वेश्चन लिख लो, अथर्व। हाँ, हेलो हेलो हेलो, लिख लो। एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस लेमडा 2i माइनस j प्लस 3k प्लस म्यू 3i प्लस 4j माइनस k इन पहला कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। अब आई थिंक कर लोगे, कार्टेशियन फॉर्म और स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म दोनों कर लोगे। कार्टेशियन फॉर्म मतलब इनडायरेक्टली ये क्या है, ये मैंने क्यों दिया है, क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि मान लीजिए इक्वेशन दी होती है, यदि मैं इस इक्वेशन के बारे में बताता तो फिर तुम्हें ये सोचते ये क्या चीज है, तो ये बस ये प्लेन की इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म आपकी क्या डायरेक्टली हो जाएगी, मतलब ये जो प्लेन है ये इनडायरेक्टली आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग पॉइंट i माइनस 2j एंड वोज नॉन पैरेलल वेक्टर। नॉन पैरेलल क्यों लिखा है, पैरेलल वेक्टर अलग होगा। वेक्टर्स आर 2i माइनस j प्लस 3k एंड 3i प्लस 4j माइनस k। ये डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं। तो उस केस में आपको कार्टेशियन इक्वेशन आपको पता ही है डायरेक्टली क्या होती है आपकी, r माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका बॉक्स प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा 0। तो r माइनस ए का मतलब क्या गया x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 0 और बी वेक्टर का मतलब क्या गया 2 माइनस 1 और 3 4 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, ये आगे तो इससे स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म डायरेक्टली कर सकते हो, कर लोगे। कितनी फॉर्म होगी, 4, 5 फॉर्म होगी ना, 4 4। फिफ्थ फॉर्म, फॉर्म 5, इक्वेशन ऑफ प्लेन containing two parallel lines। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है दो पैरेलल लाइन को कंटेन करने वाला। लेट्स सिंपल, ये एक प्लेन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये आपका क्या है बी वेक्टर के पैरेलल है, ये भी बी वेक्टर के पैरेलल है। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हो गया ए में मान लेते हो, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हो गया सी, तो इनकी इक्वेशन मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, पहली L1 लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर लेमडा बी वेक्टर, हाँ, और L2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, L2 लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेमडा और म्यू दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैसे निकालोगे, ये C माइनस A करके एक वेक्टर आ जाएगा, C माइनस ए करके एक वेक्टर आ जाएगा और ये लाइन और एक R वेक्टर आर वेक्टर करेंगे, लेकिन यार उससे डायरेक्टली परपेंडिकुलर निकाल लोगे ना,
तो क्या करूंगा, ये आपका c माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, और ये तो आपका क्या है, ये एक वेक्टर आ जाएगा कंटेनिंग ए वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, b क्रॉस c क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। E क्रॉस C माइनस। अच्छा अच्छा, परपेंडिकुलर वेक्टर तो ये होगा ना, ये तो b है इसके परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, ये दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि एक वेक्टर ये है और ये दूसरा है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आ जाएगा, c माइनस ए वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, n कैप हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली वो क्या कर सकते हो, आर वेक्टर मान लो, आर वेक्टर सी माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर अब आपके क्या है, आपके को प्लानर हो जाए, तो उसके हिसाब से कर सकते हो। तो लिख लो, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइंस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू ए सी वेक्टर, देन वेक्टर देन नॉर्मल वेक्टर इज, तो n वेक्टर की वैल्यू क्या जाएगी, मैं बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा, c माइनस ए वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपका क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं। इसका मतलब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उस केस में क्या जाएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे करोगे, अब उस केस में कोई पॉइंट है, ये n वेक्टर आ गया, तो a वेक्टर किसको मानो, किसी को भी मान सकते हो, कोई पहले पॉइंट को मान सकते हो या दूसरे पॉइंट को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक को मैं मान लेता हूं, क्योंकि वो स्लोप वाले टाइप का कंसेप्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, लेट मान लो मैं इस वेक्टर को मान लेता हूं, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट से कंटेंट करने वाला, तो मैं बोल सकता हूं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या जाएगा आपका, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो बन जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट उसके परपेंडिकुलर, मतलब आपका क्या है, सी वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। और इनडायरेक्टली ये क्या चीज है, ए बी क्रॉस सी, तो मतलब मैं बोल सकता हूं बॉक्स ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। या फिर मेथड 2, आपने जैसा बताया था वैसा कर सकते हो, इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट के रेस्पेक्टिव कोई पॉइंट मैंने बोल दिया आर, ये पॉइंट मैंने पी बोल दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूं इस केस में, मेथड 2 में बोल सकता हूं एपी वेक्टर एसी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लानर। तो कोप्लानर है, इसका मतलब आपका एबी वेक्टर का मतलब आर माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। जो भी कंसेप्ट आपको लगता है अच्छा कर लो, जो भी कंसेप्ट अच्छा लगे वो कर लो फटाफट से। लिखा बच्चों, घर वालों, घर पे लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चंस कल ही हो पाएंगे, एक काम करता हूं अभी आराम से 2 दिन ले लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलो कल कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन और ले लेंगे। आज वैसे भी चौथा लेक्चर ही है ना, 4th है या 5th है, 4th है शायद यार, अच्छा 5th है, ठीक है। तो 7 लेक्चर का तो मैंने वैसे भी बोला ही था, स्टार्टिंग से 7 लेक्चर्स बोल रहा था मैं। लास्ट 6 इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, 6th टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वो एक केस बनेगा। 6th टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ऐसे केस में आपका क्या याद है, इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनती थी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे आपका क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में, यदि कोई प्लेन ऐसा हो तीनों एक्सेस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब आपका क्या है, एक प्लेन बना लेता हूं और मैं तीनों एक्सेस पे कोने पे मैं क्या कर देता हूं, उसको टच करवा देता हूं,
तो उस केस में उस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लेट्स अज्यूम करो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है जेड एक्सिस है। तो मान लो कोई एक ऐसा प्लेन है, लेट्स अज्यूम करो कोई एक ऐसा प्लेन है, ये आपका क्या है प्लेन है, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है बी ए बी और सी पे, इस पे इंटरसेप्ट बनाता है ए लेंथ का, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है बी लेंथ का, और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है सी लेंथ का। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ A, B, C on coordinate axis. Coordinate on x axis, y axis and z axis respectively is x upon a plus y upon b plus z upon c is equals to 1। कैसे करोगे प्रूफ, प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ क्या जाएंगे आपके पास, 3 पॉइंट हो जाएंगे, ए 0 0, बी 0 बी 0 और सी 0 0 सी। तो इनसे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल देता हूं पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तीन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन प्रूव करके बताऊं या मान लोगे घर वालों, बता देता हूं। तो क्या जाएगी इक्वेशन, x माइनस ए वाई जेड, और ये क्या जाएगी आपकी माइनस ए बी 0 और माइनस ए 0 सी इक्वल्स टू 0। इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उस केस में एबीसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली हम बना सकें, डायरेक्टली को बना सकते हैं, कॉमन लेके, कॉमन ले लेता हूं ना इससे, ए से डिवाइड कर देता, C1 को डिवाइड कर दिया C1 अपॉन ए से, C2 को डिवाइड कर दिया C2 अपॉन बी से, और C3 को डिवाइड कर दिया C3 अपॉन सी से। तो क्या जाएगी, x बाई ए माइनस वन माइनस वन y अपॉन बी 1 1 और z अपॉन सी 0 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका एक्सपेंशन कर दो, अब ज्यादा आसान है, कौन सा में, यहाँ, अच्छा यहाँ पे 0, तो इसको एक्सपेंड कर दो, अब सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया बच्चों, घर पे बताओ। डन भाई लोगों, ठीक है। अब लास्ट कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, याद करो मैंने 2D में डायरेक्टली बताया था आपको, स्टैंडर्ड केसेस ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडर्ड केसेस ऑफ स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन से पास होने वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वैसे यहां पे भी लिख लो। तो लिखो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन सम पर्टिकुलर केसेस, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, equation of plane in some particular cases, equation of plane in some particular cases। ये जिसके लिए पढ़ रहा हूं मैं सारे पढ़ूंगा फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आता है आपका, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 के लिए। पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो पहला आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मतलब आपका क्या है इसकी इक्वेशन, डायरेक्टली मैं बोलूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखो एक्स वाई के प्लेन के पैरेलल, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर। दो केस हो सकते हैं, तो लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो ब्रैकेट में और परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे बताओ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन की क्या होगी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये आपका क्या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन क्या जाएगी, वाईजेड प्लेन होगा। तो वाईजेड प्लेन पे आपकी इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हो। तो लिख लो, तीनों में लिख लेता हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस और परपेंडिकुलर टू, नहीं पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन और परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। उल्टा, क्योंकि थर्ड वाला पॉइंट उल्टा हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूं, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। अब देखो एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ये होगा, तो इसमें पैरामीटर क्या होगा आपका, एक्स पैरामीटर होगा, वाई होगा, या क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्स वाई के पैरेलल है, जेड जीरो और गड़बड़ है। बताओ बच्चों, आंसर दो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन पे है, तो इसके पैरेलल प्लेन या फिर जेड के परपेंडिकुलर, जेड के परपेंडिकुलर। सोचो एक्स के परपेंडिकुलर लाइन क्या होती थी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट होती थी कि नहीं होती थी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, हाँ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट होती थी कि नहीं होती थी। वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट होती थी। तो बता सकते हो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन की प्लेन की इक्वेशन क्या जाएगी, जेड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जेड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। या फिर देखो सोच, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, तो वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट था ना, उसके अलावा बाकी, उसके अलावा बाकी। तो वैसे यहाँ पे क्या बोलूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन या फिर परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जेड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को ही बोल दिया मैंने, एबीसी में बोल देता हूं तो जेड इज इक्वल्स टू सी। सिमिलरली पैरेलल टू वाईजेड प्लेन और ब्रैकेट में लिख देता हूं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इस केस में क्या बोल सकता हूं, आपका क्या होगा, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और सिमिलरली पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, y इज इक्वल्स टू c। लिख लिया तीनों पॉइंट बच्चों। लास्ट थर्ड वाला, ये क्या लिखा था आपका, पैरेलल टू प्लेन था। अब लिख सको पैरेलल टू एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो लिखो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर टू प्लेन्स। अब बताओ, अब एक्स एक्सिस के इक्वेशन, पहला लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन। अब बताओ कैसे निकालूंगा। लेट्स अज्यूम करो ये एक्स एक्सिस है,
ये लाइन एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के पैरेलल प्लेन, इस एक्सिस के पैरेलल प्लेन क्या होगा, ये होगा। तो ये होगा मतलब ये कौन सा हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस के प्लेन, वाईजेड प्लेन टाइप से कुछ होगा। तो अब बताओ क्या होगा इक्वेशन। एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन, तो देखो ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन है, या फिर मैं बोलूं एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन, ये प्लेन, ये एक्सिस है तो ये प्लेन हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये इसके पैरेलल प्लेन होगा, तो उसमें क्या एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्या वाई और जेड होगा, वाई जेड होगा, और कांस्टेंट होगा, हो सकता है प्लेन हो सकता है। तो उसकी इक्वेशन डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन निकालना है, तो मतलब एक्स कोफिशिएंट नहीं होगा। तो इस केस में इक्वेशन क्या जाएगी, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों, घर पे आना बोलो। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर टू जेड एक्स प्लेन। तो जिस एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब उसका ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। सिमिलरली तीसरा भी आप निकाल लो। टाइम हो गया है क्या, बच्चे भाग गए, 2 बज गए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अच्छा ये रहा। एक छोटा सा एक चीज और पूछना था मुझे, अच्छा मुझे मान लो इसका एरिया निकालना हो, अब एरिया निकाल सकते हो, अब तो मैंने बता दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मुझे निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या आपकी हाफ कोई भी एक पॉइंट के रिस्पेक्टिव ए बी क्रॉस ए सी से निकाल सकता हूं, ये तो मैंने बताया था। या फिर डायरेक्टली इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों को एरिया को मैं ऐड कर दूं तो ये निकल। तो वो वाला केस मैं जहां पे बता रहा था वो ये केस था, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्टली इसका एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस ए सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क करना चाहो तो डे 4 तक कर लो, डे 5 में भी इक्वेशन तो बन जाएगी, एंगल वगैरह पे क्वेश्चन है, तुम्हारी चॉइस है। चलो मिलते हैं कल, ओके बाय बाय। तुम लोग के स्कूल लगने वाले हैं क्या, अभी चालू होने वाले हैं क्या? लेकिन